हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर लेकर आया है आपके लिए 9 सितंबर का करंट अफेयर सेशन और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। प्लस आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे अलग अलग एग्ज़ाम्स रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ प्लस कुछ फ्री मॉक टेस्ट, और आप जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं और आप हमारा जो अलग अलग एग्ज़ाम्स रिलेटेड जो भी टेस्ट सीरीज़ है, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। चलिए आज का करंट अफेयर सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो टुडे इज़ 9 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे जो है वो कौन से दिन में मनाया जाता है? वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे 18 सितंबर, 28 अगस्त, 8 अक्टूबर, 30 अगस्त। तो बच्चों जो वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है बच्चों, 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। बच्चों ये सेलिब्रेट किया जाता है जितने भी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, है ना, उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के टूवर्ड्स, कि उन्होंने लोगों को फिजियोथेरेपी में देखो क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है ना जब हम बिल्कुल भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। मेडिसिन हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको मेडिसिन नहीं, मेडिसिन का कुछ उल्टा असर हो जाता है या फिर रिएक्शन हो जाता है या एलर्जिक होते हैं वो, तो फिर वो क्या करते हैं, वो फिर बाहर से ट्रीटमेंट लेते हैं। वही होता है फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो एक ऐसा ही एक ट्रीटमेंट है जिसमें कि आपको रेडिएशंस के थ्रू, आपको वेव्स के थ्रू आपको ट्रीट किया जाता है। देन लाइक सपोज किसी को लेग्स में प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत हेल्प करती है आपको रिकवर करने में विदाउट गोइंग इनटू डिपेंडिंग अपॉन द मेडिसिन, राइट। तो चलिए तो फिर अब मैं बताती हूँ आपको कि ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। बच्चों ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उनका जो कंट्रीब्यूशन हम उसको याद करें। उन्होंने कैसे लोगों को मोबाइल यानी कि चलना फिरना सिखाया। फिजियोथेरेपिस्ट के बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि इट इज़ लाइक मैजिक। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। जब हम मैच देखते हैं ना, मैच देखते हैं तो कभी किसी का पैर में क्या होता है कि डिसलोकेट हो जाता है, कभी किसी की फिंगर्स डिसलोकेट हो जाती हैं। अब अगर डिसलोकेट हो गया तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो होता है वो उसने स्टडी कर रखी होती है, ठीक है, उसको पता होता है कौन सा जॉइंट कहाँ पे है, किस एंगल पे ट्विस्ट करना चाहिए ताकि वो रीलोकेट हो जाए। वो 1 सेकेंड में उसको कर देता है। बट वहीं अगर हम उसको ऑपरेट कराएंगे जाके तो देखो, तो सोचो कि कितना उसमें कट लगेगा, फिर स्टिचेस लगेंगे, फिर मेडिसिन चलेंगी, कितना प्रॉब्लम होगा, है ना। तो फिजियोथेरेपी जो है वो इस तरीके का एक ट्रीटमेंट है। तो अब वो तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दे दिया। ऐसा नहीं होता कि हर किसी को सिर्फ ऐसे ट्विस्ट करके रीलोकेट कर दिया जाता है। उनको ट्रीट किया जाता है जैसे जो भी किसी को अगर पैरालिसिस अटैक हुआ तो फिर उसमें फिजियोथेरेपी बहुत हेल्प करती है आपकी मोबिलिटी को रिकवर करने के लिए, दोबारा लेकर आने में, ठीक है। इन सब चीज़ों में जो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो बहुत 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 काम आते हैं। चलिए, तो उन्होंने लोगों को वेल बनाया, अच्छा किया और इंडिपेंडेंट बनाया, ठीक है। ये डे जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब हम इस दिन क्या करते हैं, हम इस दिन ऑनर करते हैं वर्ल्ड की जो फिजियोथेरेपी कम्युनिटी है उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है स्पोर्ट्स से। हु हैज़ वन ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल, ठीक है। इंडिया से किसने जीता है? नीरज चोपड़ा, जोगिंदर सिंह बेदी, रविंद्र सिंह खैरिया, अनिल सिंह, ठीक है। ये सब जो है ये सब इन सब में से जैवलिन प्लेयर्स हैं। तो अब आपको नीरज चोपड़ा का नाम सुनकर तो पता ही चल गया होगा कि हम सब किसकी बात करें, कौन से गेम की बात करते हैं। हम जैवलिन की बात करें। जैवलिन थ्रो बोलते हैं बेसिकली उसे, जिसमें कि भाला, उसको हम बोलते हैं भाला फेंको गेम होता है वो, ठीक है। उसमें क्या करते हैं वो जैवलिन थ्रो करते हैं। तो अब हमारे प्यारे नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने जैवलिन कैटेगरी में ज्यूरिक डायमंड लीग का फाइनल जो है वो जीता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन किस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है कि ये पहली बार है कि इंडिया ने ज्यूरिक डायमंड लीग जो है वो जीता है, ठीक है। पहली बार है कि किसी इंडियन ने ज्यूरिक डायमंड लीग जो है वो जीता है। अब देखते हैं कि सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन किसकी है।
चेक रिपब्लिक से जैकब वेल्देक जो है उनकी है सेकंड पोजीशन, एंड थर्ड पोजीशन है जर्मनी की, जो जहाँ से जर्मनी से कौन थे, ज्यूलिन वेबर, उनकी पोजीशन आई है थर्ड। और हमारे प्यारे नीरज चोपड़ा की पोजीशन कौन सी आई है, फर्स्ट। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भी जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री टू ऑर्गेनाइज साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। इंडिया ने किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि वो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट करवा सके, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। जो ये मैप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो जानते हैं दैट इट इज़ यूके, ठीक है। इंडिया ने यूके के साथ कोलैबोरेट किया है। अब हम देखते हैं कि यूके में भी किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है। देखिए इंडिया जो है, इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड यूके गवर्नमेंट हैव कोलैबोरेटेड विद बे सिस्टम। बे सिस्टम्स क्या हैं, बे सिस्टम इज एन एमएनसी, ओके। उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है ताकि वो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवा सके। इन्होंने 26 कंट्रीज़ के साथ 26 कंट्रीज़ के अंदर साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई है, ठीक है दोस्तों। एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती हैं, वो एयरफोर्स एक्सरसाइज भी होती है, डिफेंस एक्सरसाइज भी होती है, ये सारी होती हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइजेज से क्या होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में आइडियाज़ तो शेयर होते होते हैं, प्लस उनका एक दूसरे पे ट्रस्ट भी जनरेट होता है, प्लस जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसका एम क्या था, मतलब इन्होंने साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज तो कंडक्ट करवा दी, बट इसका एम क्या था। इसका एम था, इट्स एम वॉज टू ऑर्गेनाइज, पहली बात तो ये वर्चुअल साइबर एक्सरसाइज थी, ठीक है, यानी कि फिजिकली नहीं थी, इट वाज वर्चुअल ऑनलाइन, क्योंकि सबको क्या करना था। अब मैं बताती हूँ कि रैंसमवेयर रेजिलियंस थी। रैंसमवेयर रेजिलियंस क्या होता है दोस्तों, कि आपका जो वेबसाइट है, आपका जो सिस्टम है वो सिक्योर है, ऐसा आप सिस्टम डेवलप करो। जैसे एंटीवायरस क्या करता है, हमारे लैपटॉप पे वायरस नहीं आने देता, बट फिर भी वैसे ही कुछ बग्स होते हैं जो कि वेबसाइट में भेजे जाते हैं, और अलग अलग जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होते हैं उनका डेटा जो है वो लीक हो जाता है ना। तो ये किसी भी कंट्री की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, राइट। तो इस वजह से उसको उस वायरस से, रैंसमवेयर इज़ अ काइंड ऑफ वायरस, तो उससे क्या होता है, उससे अपने आप को, अपनी जो वेबसाइट है, आपका जो सिस्टम है, उसको रेजिलेंट बनाने के लिए ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई गई, ठीक है। एंड जितना भी इन सारे जो साइबर अटैक्स होते हैं ना, उनका बहुत बुरा इफेक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उससे खुद को बचाने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे का थीम क्या था, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्यूचर राइटर्स, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस, वैल्यूइंग गुड कंटेंट, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट विच सेज ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। अब लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस क्या होते हैं, जैसे लाइब्रेरीज़ होगी, यूनिवर्सिटीज़ होगी, है ना, ये सब लाइब्रेरीज़ क्या करते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरीज़ हो गई, कुछ पेड लाइब्रेरीज़ भी होती हैं, कुछ फ्री लाइब्रेरीज़ भी होती हैं। तो ये सब क्या होते हैं, लर्निंग स्पेसेस होते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, गेन करते हैं कोई भी, ठीक है। इंटरनेशनल सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से डे पे मनाया जाता है। 8 सितंबर यानी कि कल, ठीक है, कल मनाया गया था। 8 सितंबर में हर साल इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। थीम बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस, ओके। अब हम देखते हैं इसका एम, और इसका एम जो था वो क्या था। इसका एम जो है वो ये है कि जो थिंकिंग अबाउट, सोचना किसके बारे में, कि जो लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस होते हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्यों, फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस एंड मेकिंग श्योर दैट, और ये पक्का करने के लिए कि हर एक इंसान को इक्वालिटी, ठीक है, फेयर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन मिल सके, ठीक है। इक्वालिटी मिल सके यानी क्वालिटी मिल सके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके, फेयर एजुकेशन मिल सके, प्लस इंक्लूसिव एजुकेशन मिल सके। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए क्वालिटी का तो आप समझिए, क्वालिटी मतलब क्या होता है कि जो एजुकेशन एक हायर सोसाइटी के पर्सन को मिल रही है, उसी लेवल की जो एजुकेशन है वो एक लोअर सोसाइटी के पर्सन को भी मिले। फेयर मीन्स लाइक वन शुड नॉट
चार्ज एक्स्ट्रा, वन शुड नॉट बी चार्ज एक्स्ट्रा फॉर लाइक स्टडिंग. अब क्या होता है कि कई बार मैनी पीपल आर लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट लाइक इन डेवलप्ड कंट्रीज़ ही ऐसा होता है, या डेवलपिंग कंट्रीज़ होता है, या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होता है. Almost in every country there is a problem that there is a section of society who is not able to avail education, right? तो उनको फेयर एजुकेशन नहीं मिलती है, क्योंकि किसी ना किसी वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, किसी ना किसी वजह से वो अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी लोगों को एजुकेशन जो है वो नहीं मिल पाती. चलिए, सबसे पहली बार जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया था? सबसे पहली बार 1967 में इस दिन को सेलिब्रेट किया था. और ये इस दिन को जो डिक्लेयर किसने किया था कि हम आज से हम ये जो है इंटरनेशनल लिटरेसी लर्निंग डे जो है, लिटरेसी इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो वो मनाएंगे. कब, किसने बोला था? ये बोला था यूनेस्को ने. कब? 26 अगस्त 1966 में बोला था. और सबसे पहले हमने कब सेलिब्रेट किया? हमने सेलिब्रेट किया 1967 में. सबसे पहला जो दिन था इंटरनेशनल लिटरेसी डे, वो हमने 1967 में सेलिब्रेट किया. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत डायनेमिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन 5 इज़ करेक्ट. यानी कि वो ये कहता है, ऑप्शन 5 क्या कहता है कि डिफेंस, DRDO ने भी, भारत डायनेमिक ने भी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी, ठीक है, इन सब ने मिलकर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो बनाई है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या. इसका जो शॉर्ट फॉर्म में इसको क्वार्सम बोलेंगे. ये मिसाइल जो है वो DRDO ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, फॉर इंडियन आर्मी, इन तीनों ने मिलकर जो है वो बनाई है. क्यों बनाई है ये इसलिए बनाई है ताकि जो हमारे मूविंग आर्मर्ड है, मतलब कि जैसे टैंक्स हो गए, टैंक्स क्या होते हैं? टैंक्स आर नॉट वेरी फास्ट, राइट? टैंक्स आर फास्ट बट टैंक्स आर नॉट वेरी फास्ट. तो हम उसको यूज़ करते, दे मूव. हम उसको यूज़ करते किस में? अटैक्स में, हम वॉर्स में हम उसको यूज़ करते हैं. बट क्या प्रॉब्लम होती है कि कोई भी हमारा एरियल थ्रेट आया, कोई भी एरियल अटैक हुआ और उससे पूरा का पूरा जो हमारा बेस है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. हमारे इम्पॉर्टेंट जैसे टैंक्स हो गए, मिसाइल्स हो गई, ये सब जो है वो ये मिसाइल लॉन्चर्स हो गए, ये सब क्या है? ये सब डिस्ट्रॉय हो सकता है. एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का बेस है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. तो एरियल अटैक को केटर करने के लिए ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो डेवलप करी गई है. अब इसकी क्वालिटी क्या है दोस्तों? इसकी क्वालिटी ये है कि इसका जो कमांड और कंट्रोल वाला सिस्टम है ना, ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है. ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटेड है, यानी पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है. तो DRDO और इंडियन आर्मी ने 6 टेस्ट करे हैं, ठीक है, क्वार्सम के, और एक फ्लाइट टेस्ट भी किया है. अभी कहाँ से किया है? ये किया है ओडिशा कोट चांदीपुर से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी डे पे है. इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? इट इज़ इम्पॉर्टेंट. वाई? आप इसका मतलब समझिए. इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक. अब एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज़ अ स्किल. एजुकेशन कहाँ से अटैक में है दोस्तों? पहले हम देखते हैं कि कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों अंडर थ्रेट है, क्यों अंडर अटैक है. 9 सितंबर, 19 सितंबर, 29 सितंबर और 10 सितंबर. तो दोस्तों आज ही के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक. ठीक है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम? देखिए, अफ़गानिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस थे, पॉलिटिक्स एकदम चेंज हुई. जो एजुकेशन है वो कैसे थ्रेट में आई? दैट वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो इन टू द कॉलेजेस, दे वर नॉट अलाउड टू अवेल एजुकेशन, राइट? दैट इज़ वाई, बाय दैट मीन्स द एजुकेशन इज़ इन थ्रेट, एजुकेशन इज़ अंडर अटैक. फिर हम देखते हैं कि यूक्रेन और रशिया में प्रॉब्लम हुई. रशिया और यूक्रेन के बीच में जब वॉर हुई तब क्या हुआ? तब मैनी पीपल माइग्रेटेड. अब सब पहले पढ़ाई जो होती है वो सेकेंडरी होती है, एजुकेशन डिग्री क्वालिफिकेशन इज सेकेंडरी, बट लाइफ इज़ प्राइमरी.
बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे जैसे कि हम कंटिन्यूसली देखते हैं कि ईरान, इराक, सीरिया में यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अटैक्स होते रहते हैं, एरियल अटैक्स हो जाते हैं। कभी 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 किसी कंट्री ने कुछ बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, कभी किसी कंट्री ने कुछ बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, तो people doesn't feel safe to go outside of their houses for any other secondary purpose। उनका रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो जाओ, अदरवाइज मत जाओ। क्यों? क्योंकि कभी भी कुछ भी अटैक हो सकता है आप पे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, स्पेसिफिकली वॉर अफेक्टेड कंट्रीज़ जो होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को पढ़ाई करने में। जो लोगों की जो एजुकेशन होती है बहुत ज़्यादा हिंडर होती है, उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये, क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा, आपसे पूछा ही जाएगा। तो जो सबसे पहला रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वो इम्पॉर्टेंट है। इंडिया का क्या रैंक है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रैंक आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। नॉर्वे, इंडिया, यूएस और स्विट्ज़रलैंड। तो दोस्तों जो फर्स्ट रैंक है वो है स्विट्ज़रलैंड की, ठीक है। इंडिया की क्या रैंक है हम देखते हैं। इंडिया की रैंक है 132, ठीक है। नॉर्वे की रैंक है सेकंड, यूएस की रैंक है 21, स्विट्ज़रलैंड की रैंक है फर्स्ट, ठीक है। अब इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। आपसे क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछे जाते हैं। आपसे इंडेक्स में रैंक पूछ लेगा, प्लस आपसे ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेगा या इंस्टीट्यूशन पूछ लेगा जो उस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो यूएनडीपी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु रिलीजेस द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021। ये कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? जब आप आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्राइम रेट के बारे में कुछ कहिए या बताइए, या फिर हमने देखा था कि दिल्ली जो है वो क्राइम कैपिटल के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बहुत रेप कैपिटल के नाम से जानी जाती है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, केसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो अब हम अगर सपोज़ उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, क्राइम के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करेंगे? आप इन डेटा को यूज़ करेंगे बताने के लिए दैट हैज़ द क्राइम इम्प्रूव्ड, लाइक वो राइज हुए, उनका नंबर इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। तो आप रिपोर्ट तो उसमें साइट करेंगे, रिपोर्ट तो आप उसमें कोट करेंगे। तो रिपोर्ट कैसे कोट करेंगे? जब तक आपको नाम नहीं पता होगा, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं पता होगा जो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है, तो आप कैसे करोगे? चलिए तो इंडिया की जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है? एनसीआरबी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों आप कंफ्यूज हो जाओगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में और एनसीआरबी में। तो बच्चों जो रिपोर्ट है वो एनसीआरबी पब्लिश करती है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ऑफ इंडिया। प्लस ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या बताया जाता है? क्राइम किस तरीके से हो रहे हैं, कितने सुसाइड्स हुए हैं, ये सारा जो है इसका डेटा जो है वो एनसीआरबी जो वो पब्लिश करता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। जो ग्रेट ब्रिटेन है उसकी लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क कौन रही हैं? शासक कौन रही हैं या रहे हैं? एलिजाबेथ 1, एलिजाबेथ 2, किंग जॉर्ज 5th, किंग जॉर्ज 6th। तो बच्चों कभी कंफ्यूज मत होना, एलिजाबेथ 1 और 2 में जो लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क रही हैं वो एलिजाबेथ 2 रही हैं, ठीक है। हाल ही में कल इनकी डेथ हो चुकी है, तो इस वजह से ये जो है न्यूज़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। हिमालयन दिवस इज सेलिब्रेटेड बाय विच स्टेट। हिमालय दिवस जो है वो कौन सेलिब्रेट करता है, कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करता है? ऑल ओवर इंडिया ये जो है वो डे सेलिब्रेट नहीं होता है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश सेलिब्रेट करता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या नन ऑफ द अबव। कौन सा स्टेट जो है वो सेलिब्रेट करता है? तो बच्चों इन तीनों में से कोई सा भी नहीं करता, नन ऑफ द अबव इज़ द आंसर। जो स्टेट सेलिब्रेट करता है उसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम ये डे को ऑब्जर्व करते हैं, हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं, हिमालयन दिवस सेलिब्रेट करते हैं 9 सितंबर को, ठीक है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। एम क्या है कि जो हमारा हिमालयन इकोसिस्टम है और उस रीजन को हम
प्रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सके, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके, क्योंकि हम देखते हैं जो हिमालयन रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं और देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इसी वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारी यूनिक बायोडाइवर्सिटी है एटलीस्ट हम उसे तो प्रिजर्व करें। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट होता है ना, क्लाइमेट चेंज का फ्लोरा एंड फौना पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है और हम उसको एकदम से एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, वो इफ़ेक्ट होगा ही होगा। सो आई होप you like the video. That's all for today. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel and join our Telegram channel. The link will be given in description. Thank you.